दोस्तों, क्या ईरान और इराक एक हो सकते हैं? सोचने में तो नामुमकिन सा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है जिससे इजराइल और अमेरिका की नींदें उड़ी हुई हैं। सोचिए, अगर ऐसा हुआ कि दोनों मुल्क एक हो गए तो मिडिल ईस्ट में इससे ताकतवर कोई दूसरा मुल्क होगा ही नहीं, और सुपर पावर्स भी मिडिल ईस्ट की सियासत में घुसने से पहले 1000 बार सोचेंगे। और मैं ये बातें हवा में नहीं कह रहा हूँ, इसकी 3 बहुत मजबूत वजहें हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, फैक्ट्स के साथ। वजहों पर जाने से पहले ज़रा दोनों मुल्कों की हिस्ट्री पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि लकीरें तो इन पर गोरों ने खींची हैं। पहले तो ये रेगिस्तान इस तरह बटे नहीं थे, फिर दुश्मनी हुई कैसे? तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कई सदियों तक इराक पर ईरान का गहरा असर था। पुराने समय में इस इलाके पर ज़्यादातर 3 ईरानी एम्पायर्स का राज रहा, अशमेनीद, पर्शियन और ससानिद। इराक का केतिसफोन जो बगदाद के पास हुआ करता था, वो ससानिद एम्पायर की राजधानी रहा था। आज भी पुराने महल जैसे ऐवान कासरा के रूइंस, जिसकी ऊंची मिट्टी की मेहराबदार बनावट है, देखने वालों के लिए मशहूर है। बाद के समय में इराक सुन्नी ऑटोमन और शिया सफाविद एम्पायर्स के बीच फंसा रहा। कभी कोई बगदाद पर कब्जा करता तो कभी कोई और। 1639 में एक डील हुई जिसे कसरे शिरीन डील या जुहाब डील भी कहते हैं। इस डील के बाद ईरानी और ऑटोमन एम्पायर्स ने लंबे समय से हो रही और बीच बीच में कभी भी हो जाने वाली जंगों को खत्म कर दिया और उनकी हद तय कर दी। इस वजह से ईरान ने बगदाद और सदर्न मेसोपोटामिया पर अपना कब्जा करने की ख्वाहिश छोड़ दी। इराक पर ऑटोमन एम्पायर के कब्जे की वजह से ईरान वेस्ट की तरफ लेवांट और साउथ वेस्ट में अरब इलाकों की तरफ नहीं बढ़ सका। हालांकि ये सब 1917 में बदल गया जब ब्रिटिशर्स ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उभरी ताकतों ने मिडिल ईस्ट का नया नक्शा तैयार किया और ब्रिटिशर्स ने इराक को ऑफिशियली इंडिपेंडेंट मुल्क बनाने की कोशिश की। ईरान का इराक के साथ मजहबी रिश्ता भी बहुत गहरा है। ये दोनों देश मिडिल ईस्ट के 2 सबसे बड़े शिया मेजॉरिटी वाले देश हैं, जहां इराक की आबादी का 61 से 64% तक हिस्सा शिया हैं। शिया इस्लाम की पाक जगहें, शिया इमामों के मकबरे और ज़ियारती जगहें इराक में ही हैं। इससे उनका ईरान के साथ रिश्ता और गहरा हो जाता है। नजफ हौज़ा जो सबसे पुराना और मशहूर शिया मदरसा है, इसकी शुरुआत 11वीं सदी में ईरानी शिया इस्लाम के जानकार शेख मोहम्मद इब्न अल हसन अल तुसी ने की थी। साथ ही सदियों से ईरानी कम्युनिटी के लोग सदर्न इराक में रहते आए हैं और उनके मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस का जाल दोनों देशों को जोड़ता रहा है। इन सब वजहों से ईरान और इराक का रिश्ता बहुत मजबूत रहा है। साल 1920 में जब लीग ऑफ नेशंस ने ब्रिटेन को इराक पर हुकूमत की मंजूरी दे दी तो वहाँ के शिया आबादी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। इनको ईरानी क्लरिक शेख मोहम्मद तकी शिराजी के फतवे से हौसला मिला, जिसने इराक पर गैर मुस्लिम शासन को मना किया। 1921 में इन बगावतों को बंदूक के जोर पर दबाने के बाद ब्रिटेन ने फैसल बिन हुसैन को इराक का राजा बनाया। दिलचस्प बात यह है कि 6 महीने पहले ही ब्रिटेन ने ईरान में रेजा शाह के तख्ता पलट का सपोर्ट किया था। ये दोनों घटनाएं ब्रिटेन की बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी ताकि मिडिल ईस्ट में एक नया ऑर्डर बनाया जा सके जहां से आसानी से तेल की लूट की जा सके, और इसके साथ ही इराक और ईरान दोनों को रूस के बढ़ते कम्युनिज्म के खतरे के खिलाफ ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। रेजा शाह को ब्रिटेन ने सपोर्ट किया था गद्दी पाने में, तो जब अंग्रेज़ों ने इराक की सुन्नी माइनॉरिटी को सपोर्ट किया तो शाह ने कोई एतराज़ नहीं जताया, जबकि ये वहाँ की शिया मेजॉरिटी आबादी के हक पर सीधे डाका था। मगर शाह का सपना तो ईरान पर राज करने का था, इसीलिए उसने अंग्रेज़ों की मर्जी चलने दी। अंग्रेज़ों ने ऐसा क्यों किया ये समझना बहुत मुश्किल है नहीं। जैसे इंडिया में बांटो राज करो का फार्मूला इन्होंने अपनाया था, वैसे ही इराक और ईरान को शिया सुन्नी में इन्होंने बांट दिया ताकि वो पॉलिटिकली एक होकर बगावत न कर सकें। शाह की एक इच्छा तो अपनी गद्दी की सलामती थी ही, साथ ही उसको ये भी मालूम था कि ब्रिटेन से लड़कर वो अपने मुल्क का ही नुकसान करेगा और उसके रिसोर्सेज पर पूरी तरह गोरे कब्जा कर सकते हैं। और अंग्रेज़ों ने रेजा शाह को कंट्रोल में रखने के लिए एक शख्स को तैयार भी वो लोग कर रहे थे। ईरान के तेल से लबालब भरे खुजिस्तान में ईरानी अरबों की आबादी ज़्यादा है। शेख खजाल बिन अलकाबी एक करप्ट और बड़े बड़े सपने देखने वाला एक शख्स था जो चुपके से ब्रिटेन को सपोर्ट करता था और ब्रिटेन भी उसको सपोर्ट करता था। वो चाहता था कि तेल वाले इलाके पर कब्जा करके एक नया वो मुल्क बना ले। जब शाह को इस बात का पता चला तो उसने फ़ौज भेजी। फ़ौज खुजिस्तान में घुसी और जल्दी ही शेख ने हथियार डाल दिए। उस चालाक शेख को बाद में गिरफ्तार करके ईरान की जेल में उसकी आखिरी सांस तक रखा गया। रेजा खान एक मिलिट्री अफसर से अब रेजा शाह बन चुका था। उसके राज में इराक और ईरान का रिश्ता दोस्ताना तो था, लेकिन नासमझी भरा भी था। सबसे बड़ा झगड़ा शत अल अरब वाला समंदर का रास्ता था जो दोनों देशों को पर्शियन गल्फ से जोड़ता था। ब्रिटेन इस मामले में इराक के साथ था और 1913 के प्रोटोकॉल की याद दिलाता था जो ईरान और ऑटोमन एम्पायर्स के बीच हुआ था। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि ये प्रोटोकॉल अब कानूनी तौर पर मान्य नहीं है, क्योंकि ईरान ने इसे ऑटोमन, ब्रिटेन और
रशिया के प्रेशर में साइन किया था, अपनी मर्जी से नहीं। ईरान ने कहा कि दोनों का हक होना चाहिए वहाँ पर। आखिरकार रेजा शाह ने 1937 में एक डील साइन की जिसमें इराक को इस रास्ते के निचले वाले हिस्से पर हक मिल गया। लेकिन समस्या ये थी कि ईरान के बड़े तेल इलाकों से ये रास्ते दूर थे और डील के बाद ये इलाके उसके कंट्रोल से बाहर चले गए। इसलिए ये ईरान के लिए एक नाकामी थी और इराक के लिए जीत। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। ईरान और इराक के रिश्ते आमतौर पर दोस्ताना तब भी बने रहे। लेकिन फिर आया साल 1958, जब इसी साल जुलाई के महीने में ब्रिगेडियर अब्दुल अल करीम कासिम ने इराक में खूनी तख्ता पलट कर डाला। और अब दुनिया को एकजुट करने की बात करने वाले इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर से इंस्पायर होकर कासिम ने मोनार्की यानी राजशाही को उखाड़ फेंका। वहाँ के राजा फैसल सेकंड और उसके साथियों को बेरहमी से मार दिया और इराक को एक रिपब्लिक बनाया। ईरान का शाह इस बात से हैरान रह गया और बहुत डर गया कि इराक की देखा देखी कहीं ईरानी मिलिट्री अफसरों ने भी उसकी फील्डिंग तो नहीं सेट कर रखी है। और उसका डर गलत नहीं था। CIA ने अपनी रिपोर्ट में उसके तख्ता पलट की पॉसिबिलिटीज से इनकार नहीं किया था। इसलिए उसने खबर चलवाई कि अमेरिका के जरिए शाह के महल के सिक्योरिटी तोपों के जरिए की जा रही है और वहां पहुंचना किसी का नामुमकिन है। शाह का डर अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि इराक ने एंटी सोवियत कही जाने वाली बगदाद डील से हाथ खींच लिए थे और सोवियत के करीब हो गया था। दरअसल 1955 में इराक, टर्की, ईरान, पाकिस्तान और ब्रिटेन के बीच बगदाद में हुई एक डील थी। इसमें था कि अगर कोई मुल्क इनमें से किसी भी देश पर हमला करता है तो ये सब मिलकर उससे लड़ेंगे। इसका साफ मकसद इलाके में सोवियत यूनियन के बढ़ते असर को रोकना था। अमेरिका ने भी बाद में इसको सपोर्ट किया था, इसलिए इसे एंटी सोवियत कहा गया क्योंकि कई अरब देशों ने माना कि ये बगदाद डील वेस्टर्न मुल्कों को अरब इलाके में मजबूत बनाने के लिए की गई है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। तो दोस्तों, जब इराक के नए हाकिम ब्रिगेडियर अब्दुल अल करीम कासिम ने इस डील से इराक को निकाल लिया और लगातार ईरान के खिलाफ बयानबाजी करने लगे तो शाह को और डर लगा क्योंकि ब्रिगेडियर अब्दुल अल करीम कासिम बार बार कहता था कि ईरान के खुजिस्तान में अरबी लोग रहते हैं, लेकिन इस तेल से भरे इलाके में ईरानी लोगों ने कब्जा कर रखा है। इन्हीं बातों से जोश में आकर खुजिस्तान से ताल्लुक रखने वाला और कभी शाह का भरोसेमंद अफसर रहा जनरल तैमूर बख्तियार को लालच आ गया। तो पहले शाह की खुफिया एजेंसी सावक में काम करता था। जब उसने ईरानी शाह के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू की तो लोगों को शक हुआ, इसलिए शाह ने उसे निकाल दिया और कुछ साल बाद उसकी हत्या इराक में करवा दी गई। माना जाता है कि ईरानी एजेंटों ने ही ये ऑपरेशन किया था। तो शाह को मालूम था कि उसके लिए हालात आसान नहीं होने वाले हैं, इसलिए 1964 में उसने प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन को एक लेटर लिखा। इसमें शाह ने कहा कि ईरान ने खुजिस्तान में अरब जासूसी सेंटर्स का पता लगाया है। शक है कि इनको इराक और कम्युनिस्टों का सपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन अमेरिका ने शाह की चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया तो उसने इराक पर प्रेशर डालना शुरू किया। उसने कहा कि शत अल अरब इलाके पर जो डील हुई थी वो ठीक नहीं है, दोबारा इस पर बात हो। लेकिन इराक ने इस मांग को ठुकरा दिया और ईरान के खिलाफ बोलने लगा। ऊपर से 1968 में ब्रिटेन ने पर्शियन गल्फ से अपनी फौजें हटा ली। इसके बाद ईरान और इराक के बीच इलाके में दबदबा बनाने के लिए टक्कर होने लगी। शाह, जो कभी पर्शियन गल्फ में वेस्टर्न सैनिकों की मौजूदगी का कट्टर विरोधी था, उसने ठान लिया कि ब्रिटेन की जगह ईरान इस इलाके की ताकत बनेगा और उसकी जगह लेगा। ईरान ने मान लिया था कि उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है इराक, इसलिए पहले शाह ने अपनी पावर दिखाने के लिए सबसे पहले शत अल अरब वाले इलाके पर 1937 की डील पर दोबारा बातचीत के लिए कहा ताकि उसके बड़े जहाज़ों के पास भी समुद्र का एक्सेस हो जाए। लेकिन इराक ने फिर इसे ठुकरा दिया और अब की धमकी भी दी कि अगर ईरानी जहाज़ इस रास्ते से गुजरेंगे तो उनके झंडे झुकाने पड़ेंगे। इसके जवाब में शाह ने अकेले फैसला लिया और 1937 की डील को तोड़ दिया और उसने ईरानी फाइटर जेट्स को आदेश दिया कि वे ईरानी जहाज़ों के ऊपर साथ साथ चलेंगे और जो कोई रास्ते में आएगा उसको उड़ा देंगे। ये सुनकर इराक के होश उड़ गए। ईरानी जहाज़ बिना किसी रुकावट के उस इलाके से गुजर गए। अब इराक को कंट्रोल करने के लिए शाह ने उनका कोई अंदरूनी दुश्मन ढूंढना चालू कर दिया और वो तलाश पूरी हुई इराकी कुर्दों पर जाकर। कुर्द इराक की आबादी का लगभग 18% है। उन्होंने मांगा कि मुल्ला मुस्तफ़ा बरज़ानी को मिलिट्री और पैसे से मदद दी जाए तो वो ईरान के लिए कमाल कर सकते हैं। बरज़ानी कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ थे और इलाके पर उनकी ज़बरदस्त पकड़ थी, लेकिन शाह को बरज़ानी पर शक था क्योंकि वो सोवियत यूनियन में 12 साल बतौर पॉलिटिकल रिफ्यूजी रहकर आए थे, इसलिए उनको रेड मुल्ला कहा जाता था। लेकिन फिर भी शाह ने बरज़ानी को सपोर्ट करने का फैसला किया। शाह ने कुर्दों को हथियार भिजवाए, फंडिंग दी ताकि इराक पर प्रेशर बनाया जा सके कि वो शत अल अरब पर दोनों देशों के हक की बात मान ले और इराक की सेना को नॉर्थ वेस्ट में मोड़ दे, जिससे ईरान पर्शियन गल्फ में अपनी धाक जमा सके। क्योंकि तब ईरान पर वेस्टर्न मुल्कों का असर था, इसलिए तब इसके दोस्त इजराइल ने भी इसमें अहम रोल निभाया। इजराइल ने कहा कि कुर्द को सपोर्ट दो, वो इराक की सरकार को इतना उलझा देंगे, इतना बिजी रखेंगे कि वो कहीं और ध्यान लगा ही नहीं पाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इराक को इसके बारे में जानकारी नहीं थी।
उनकी भी योजना थी कि कुर्द इलाके में सेना भेजकर वो मसले का हल निकाल लेंगे। तब सद्दाम हुसैन इराक की बाथ पार्टी का मेंबर था और इराक के रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट भी था। उसे एक तरकीब सूझी। सद्दाम ने मार्च 1970 में बरजानी के साथ एक डील की जिसमें कुर्दों को खूब रियायतें दे दी गईं ताकि वो विद्रोह ना करें। लेकिन ये डील बहुत दिनों तक टिक नहीं पाई क्योंकि शाह ने कुर्दों को और ज्यादा मिलिट्री ताकत दी और पैसे दिए, साथ ही उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए। और अमेरिकी प्रेसिडेंट निक्सन ने भी अगस्त 1972 में CIA को ऑर्डर दिया कि कुर्दों को सपोर्ट करें। इस तरह सावक, CIA और मोसाद ने मिलकर इराकी कुर्दों को सपोर्ट दिया ताकि उनका इस्तेमाल बगदाद के खिलाफ इफेक्टिवली किया जा सके। ईरान ने जमकर इस पर खर्च किया। 1974 में ईरान ने बरजानी को $75 मिलियन दिए, CIA ने $18 मिलियन दिए। ईरान की सेना ने भी कुर्दिस्तान में अमेरिका और इजराइल से भी ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस बनाए रखी। इराक की सेना भी बड़े पैमाने पर तैनात थी, लेकिन वो कुर्दों को काबू नहीं कर सकी, जिससे दोनों तरफ बहुत खून बहा और आखिरकार मार्च 1975 में शाह और सद्दाम हुसैन अल्जीयर्स में मिले और अल्जीयर्स डील साइन हुई, जिसने दोनों देशों के 20 सालों की दुश्मनी को खत्म कर दिया। इस डील के साथ ईरान ने इराक के कुर्दों के लिए अपनी मदद भी अचानक रोक दी। ईरानी सपोर्ट के बिना इराक की सेना ने जल्दी ही कुर्दिश रेजिस्टेंस को दबा दिया। इसके चलते शाह को अमेरिका में कुर्दों को धोखा देने के लिए बहुत क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। इजराइल ने भी शाह के इस फैसले पर नाराजगी जताई। ईरान में इजराइल की एम्बेसडर के चार्ज पर तैनात उरी लुब्रानी ने ईरान में अमेरिकी एम्बेसी को बताया कि इजराइल शाह के अल्जीयर्स डील पर साइन करने और कुर्दों को छोड़ने के फैसले से खुश नहीं था। इजराइल चाहता था कि इराक की सेना कुर्द रेजिस्टेंस में उलझी रहे, ना कि इजराइल को टारगेट करे। इराक के कुर्दों ने शाह से धोखा खाया। कुर्दों को शांत करने के लिए शाह ने मार्च 1975 में बरजानी से ईरान में मुलाकात की और वादा किया कि वो उन्हें और हजारों कुर्द फाइटर्स को ईरान में बसाएगा और पैसे से मदद भी करेगा। लेकिन शाह की ये कदम कुर्दों के गुस्से को कम नहीं कर सके। एक सावक अधिकारी ईसा पेजमान का कहना था कि कुर्द इतने गुस्से में थे कि उन्होंने 1979 में शाह को गिराने वाले क्रांतिकारियों को हथियार बांटे थे। भले ही मोरली या गलत लगता हो, लेकिन शाह ने बाजी मार ली थी। शाह को शत अल अरब वाले इलाके का एक्सेस मिल गया था और इराक के साथ जो जंग का माहौल बन रहा था उसको भी उसने रोक दिया था। उसने साफ किया कि अब ईरान के फायदे में नहीं है कि वो अपनी आर्मी बॉर्डर पार इराक भेजे। शाह सही था। नवंबर 1974 के प्रेसिडेंट के ब्रीफ में यह बताया गया कि इराक और ईरान की सेनाओं के बीच बड़े स्तर पर लड़ाई की संभावना बढ़ रही थी। शाह ने यह भी समझा कि इराक के साथ रिलेशन ठीक करने से न सिर्फ पर्सनल इमेज अरब दुनिया में उसकी मजबूत होगी, बल्कि ईरानी ताकत अब पर्शियन गल्फ से निकलकर अरब दुनिया तक महसूस भी की जाएगी। हालांकि इजराइल के साथ मिलकर ये सब करने के लिए उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। अल्जीयर्स डील साइन होने के बाद ईरान और इराक को थोड़े समय के लिए शांति मिली। सद्दाम हुसैन ने भी शाह से ईरान में मुलाकात की, लेकिन ये शांति केवल तूफान से पहले की चुप्पी थी, क्योंकि 1979 की ईरानी क्रांति ने बदलाव की ऐसी लहर पैदा की जिससे दोनों पड़ोसी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। ज्यादातर लोग शाह की कामयाबी की तारीफ करने के दौरान ये भूल जाते हैं कि उस वक्त इराक में एक और शख्स था जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। उसने डील के समय ही ठान लिया था कि एक दिन वो शत अल अरब वाले इलाके को वापस जरूर लेगा। इसलिए जैसे ही ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और ईरान अपने अंदरूनी मसलों में उलझा, उसने ईरान पर हमला बोल दिया और इस जंग की तैयारी वो महीनों से कर रहा था। इस जंग में कैसे क्या हुआ इसके बाद हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में इसके पीछे की और पॉलिटिक्स को हम समझेंगे। दोस्तों, इस्लामिक क्रांति के बाद दोबारा ईरान और इराक के रिश्ते तेजी से बिगड़ने लगे। ईरान ने इराक पर आरोप लगाया कि वो बॉर्डर पर हमले करा रहा है, नए बने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के दुश्मनों को हथियार दे रहा है और देश तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान ईरान के आलिमों ने इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन के खिलाफ कड़ी बयानबाजी शुरू कर दी और इराकी शियाओं को पैगाम दिया कि इस्लाम की सत्ता को उखाड़ फेंको। ईरान ने इसके लिए अपनी जमीन पर एंटी सद्दाम ताकतों को हथियार और ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी। इस्लामिक क्रांति के खतरे को देखते हुए सद्दाम हुसैन ने अपनी ताकत को मजबूत किया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ जंग के लिए तैयारी भी शुरू कर दी। वो खुमैनी की नाराजगी को ध्यान में रखता था, क्योंकि सद्दाम ने ही 1978 में शाह के कहने पर उन्हीं आयतुल्लाह खुमैनी को इराक से बाहर निकाल दिया था। तो ये बात जाहिर तौर पर खुमैनी भूले नहीं थे और अब तो वो ही ईरान के सुप्रीम लीडर थे। तो जुलाई 1979 में सद्दाम ने प्रेसिडेंट अल बकर को इस्तीफा देने पर मजबूर करके खुद प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाल ली और बाथ पार्टी का सफाया कर दिया। फिर उसने अपने शिया विरोधियों को खत्म करना शुरू किया। उसकी सेनाओं ने इराक के बेहद पॉपुलर शिया नेता आयतुल्लाह मोहम्मद बकीर अल सदर और उनकी बहन को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा उन्होंने अल दवा पार्टी के कई मेंबर्स को अरेस्ट किया, मारा और देश से निकाल दिया। ये पार्टी इराक की सबसे बड़ी शिया ऑर्गेनाइजेशन थी।
हजारों ईरानी शियाओं को जबरदस्ती देश से निकाल दिया गया, जिनकी गिनती 2.5 लाख के आसपास थी। यही नहीं, खुमैनी ने अपने जिन दुश्मनों को देश से निकाल दिया था, सद्दाम हुसैन ने उनको फंड्स दिए और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया, और उसने इससे पहले नौजह तख्तापलट के प्लान के लिए भी फंडिंग दी थी। दरअसल नए बने इस्लामिक मुल्क ईरान और खुमैनी सरकार को हटाने के लिए एक प्लान था कि एक एयरबेस से जेट उड़ाकर तेहरान जैसी दूसरी अहम जगहों पर हमला किया जाएगा, लेकिन इस साजिश का पता चल गया, सैकड़ों ऑफिसर्स अरेस्ट हुए और सद्दाम का यह प्लान फेल हो गया था। सद्दाम के अलावा इसमें पेरिस में रहने वाले पूर्व ईरानी पीएम शापुर बख्तियार भी शामिल थे, और कहा जाता है कि इसमें अमेरिका ने भी सपोर्ट दिया था, लेकिन ये प्लान बुरी तरह फेल हो गया और आखिरकार सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला करने का आखिरी फैसला किया, क्योंकि उसे लगता था कि ईरान अब बेहद कमजोर और अलग थलग हो गया है। उसने सही अंदाजा लगाया था कि इराक की सेना ईरान पर भारी है। उसे पता था कि क्रांतिकारियों ने ईरानी टॉप ऑफिसर्स को या तो मार दिया है या फिर उनको कैद कर लिया है। इससे उनकी आर्मी बहुत कमजोर हो गई है। ऊपर से अमेरिका ने ईरान के हथियार खरीदने पर बैन लगा दिया था, और अमेरिका के साथ साथ सद्दाम के रिश्ते मॉस्को के साथ भी अच्छे थे। प्लस बाकी देशों का सपोर्ट तो उसके पास था ही, क्योंकि बाकी कोई अरब मुल्क नहीं चाहता था कि ईरान की इस्लामी क्रांति की आंच उन तक पहुंचे। इसलिए इन सब की शह पर सद्दाम ने ईरान पर हमला बोल दिया। ईरान इराक में भयंकर जंग हुई जो 8 साल तक चली। दोनों तरफ जान और माल दोनों का नुकसान हुआ, ना कोई जीता ना कोई हारा। उसके बाद की कहानी तो मैंने वीडियो में बता ही रखी है, डिटेल में जाना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। हम जंग और दुश्मनी पर नहीं, दोनों मुल्कों की बढ़ती दोस्ती पर बात करने वाले हैं, क्योंकि जंग के बाद से दजला और फरात में बहुत पानी बह चुका है। सबसे जो पहली वजह है वो है मजहबी जुड़ाव। दोस्तों, इराक को मिडिल ईस्ट का दिल कहा जाता है। ईरान और इराक में पहले से ही इतने गहरे मजहबी और कल्चरल रिश्ते हैं, कई बार दोनों एक ही मुल्क जैसे लगते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत नजफ, करबला और कुम, जो शिया इस्लाम के 3 मुकद्दस शहर हैं, वो एक ऐसा रिलीजियस ट्रायंगल बनाते हैं जहां सरहदों के कोई मायने नहीं रह जाते। हर साल लाखों शिया मुस्लिम ईरान इराक बॉर्डर पार करके इबादत, पढ़ाई और मजहबी रस्मों में हिस्सा लेते हैं। इस लगातार आवाजाही ने दोनों देशों के बीच दोस्ताना माहौल बना दिया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अरबईन है, जो इमाम हुसैन की शहादत के 40 दिन पूरे होने पर मनाया जाता है। 2024 में इराक में करीब 2 करोड़ 15 लाख के आसपास लोग करबला पहुंचे थे। इसमें लगभग 35 लाख लोग सिर्फ ईरान से आए थे। 2025 में यह आंकड़ा 38 लाख तक पहुंच गया है। अरबईन के वक्त ईरानियों का इराक में आना इतना आम है कि बॉर्डर पर वीज़ा और पासपोर्ट की फॉर्मेलिटी होती है बस। ईरान की हुकूमत इसे मजहबी ताकत का सबूत मानती है। आयतुल्लाह खामेनी ने अरबईन को कॉम्बैट रिहर्सल कहा था। ईरान के लिए ये सॉफ्ट पावर का जरिया भी है, जिससे वो इराक के दिल में अपनी मौजूदगी मजबूत करता है। अरबईन के दिनों में दोनों मुल्क साथ साथ काम करते हैं। ईरान एम्बुलेंस भेजता है और टेम्परेरी अस्पताल बनवाता है। ईरानी पुलिस अफसर इराकी फोर्सेस के साथ ट्रैफिक और भीड़ को संभालते हैं। टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल टावर लगाती हैं ताकि लोगों को कनेक्टिविटी में दिक्कत ना हो। ये सब बगदाद की ऑफिशियल मंजूरी से होता है। मतलब करबला में दोनों मुल्क साथ मिलकर भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी निभाते हैं। इन दिनों फारसी और अरबी दोनों खूब सुनाई देती है। सड़क किनारे जगह जगह खाना और ठहरने की सुविधा मिलती है। ईरानी ट्रस्ट और मजहबी ऑर्गेनाइजेशन ये काम चलाते हैं। दोनों तरफ के उलेमा भी एक दूसरे से जुड़े हैं। इराकी आयतुल्लाह के दफ्तर कुम और मशहद के मदरसों से ताल्लुक़ रखते हैं। ईरान के शिया इस्लाम के जानकार करबला और नजफ की मजहबी बातों में अपनी राय रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इराक में जो इमाम हुसैन की मज़ार है उसको और बेहतर बनाने के लिए लगभग $650 मिलियन की रकम ईरान की IRGC से जुड़ी कंपनियों ने खर्च की। शीशे, सजावट और बहुत सा सामान ईरान से आया। इंजीनियर और मजदूर महीनों करबला में रहकर काम करते रहे। पैसा फाउंडेशन से आया और इसकी आलिमों की देखरेख में काम हुआ। इराकी मिनिस्टर बंगेन रेकारी ने कहा था कि शीशे तक में ईरानी काम नजर आता है। लोकल लोग भाईचारे का काम मानते हैं इसे, क्योंकि इससे टूरिज्म बढ़ा है और इराक की कमाई का बड़ा जरिया अब वो बन गया है। अरबईन के दिनों में होटल, ट्रांसपोर्ट, सफाई, पानी, सिक्योरिटी, हेल्थ सर्विस पहले से तैयार रहती है और टाइम पर चलती है। इसी तरह अगर रेल और सड़क के काम को देखें तो शलमचा बसरा रेलवे 32 किलोमीटर की लाइन है जो ईरान के रेल नेटवर्क को इराक के बसरा पोर्ट से जोड़ेगी। 2023 में इसकी शुरुआत की गई। इसे ट्रेड और आने जाने वालों के लिए लाइफलाइन कहा गया। इसमें सफ़र छोटा और सेफ होगा, बॉर्डर पर थकान कम होगी। बसरा, आबदान और खुरम शहर के बीच सप्लाई कुछ घंटों में की जा सकेगी। शतल अरब, जिसे ईरान में अरवंद रूद भी कहते हैं, यहाँ पर एक पुल बन रहा है। इराक अपनी तरफ की बारूदी सुरंगें हटाता जा रहा है।
इस काम के लिए कमेटीज बनी हैं, पैसा भी दोनों देश लगा रहे हैं, टाइमलाइन बनाई गई है और आगे चलकर अगर ज़रूरत हुई तो दोनों देश मिलकर साथ में रेल अथॉरिटी पर भी डील कर सकते हैं। ईरान कहता है कि इससे वो अपने रिलीजियस शहरों तक आसानी से पहुंच पाएगा। वहीं बगदाद कहता है कि इससे उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुलेंगे, इराक की इकॉनमी बेहतर होगी। दोनों की बात का मतलब एक ही है कि आगे का सफर साथ चलकर तय करना है। हमने बात की ही कैसे रिलीजियस एजुकेशन का रिश्ता भी गहरा है। नजफ, करबला और कुम के मदरसे आपस में जुड़े हैं। हजारों इराकी स्टूडेंट्स कुम में पढ़ते हैं और फिक्र की डिग्री लेकर लौटते हैं। ईरानी स्टूडेंट्स नजफ और करबला के हौजात में पढ़ते हैं। गेस्ट लेक्चर, मीटिंग, किताबों की पब्लिशिंग मिलकर होती है। इससे रिश्ते और मजबूत होते हैं। ईरान और कामों के लिए भी ज़बरदस्त फंडिंग देता है। इराक के कई इलाकों में जैसे ईरानी एनजीओज़ की मौजूदगी आम हो गई है। शिया वक्फ बोर्ड, आयतुल्ला दफ्तर और मजहबी फाउंडेशन इराक से सीधा पैसा लेते हैं। मस्जिद की मरम्मत, सड़क, पानी की लाइन और क्लिनिक इसी मॉडल से चल रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि सिक्योरिटी में तालमेल पहले से ही बना हुआ है। आईएसआईएस के खिलाफ जंग में भी ईरान ने इराकी मिलिशिया और आर्मी को ट्रेनिंग दी थी। उसी वक्त बहुत से इराकियों ने ईरान को मददगार की नज़र से देखना शुरू किया। अब हालात ये हैं कि ईरानी ड्रामा और सीरियल्स अरबी में डब होकर इराक में चलते हैं। ईरानी न्यूज़ चैनल इराक की रिपोर्टिंग को अपना हिस्सा बनाते हैं। इराकी चैनल ईरान की खबरें दिखाते हैं। रेडियो पर पर्शियन और अरबी दोनों सुनाई देती है। सोशल मीडिया पर दोनों देशों के नौजवान एक दूसरे के कंटेंट को शेयर करते हैं। कई ईरानी इराकी शादियां भी आम हो रही हैं। नई पीढ़ी के लिए जो चीज़ें हैं वो बहुत मायने रखती हैं। इसके अलावा अब हालात ऐसे हैं कि इराक ईरान की जंग में जितने लोग मारे गए उनके कब्रिस्तान दोनों जगह के लोगों के लिए दुआ की जगह बन गए हैं। लोग एक दूसरे के शहीदों के लिए फातिहा पढ़ते हैं। नफरत बहुत कम हुई है। इसके अलावा रोज़मर्रा की ज़रूरत में भी साथ है ईरान। वो इराक को बिजली, गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देता है। इराक अपनी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट और मार्केट से बैलेंस बनाकर रखता है। दोनों मुल्कों के बीच सालाना कारोबार $10 बिलियन से ऊपर जा चुका है। रेल और सड़क बढ़ने से ये आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि इससे बसरा, अबदान, खुर्रम शहर के बीच माल जल्दी पहुंचेगा। मतलब ईरान की पॉलिसी में इराक कोई दूर का पड़ोसी नहीं है, वो उसको बिछड़ा भाई मानता है। इराक के अंदर कई पॉलिटिकल गुट भी खुले तौर पर ईरान के सपोर्ट में रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ईरान बस हवा में बातें कर रहा है और एक तरफ प्यार दिखा रहा है। अब आते हैं दूसरी वजह पर जिससे मुझे लगता है कि दोनों देश काफी तेजी से करीब आते जा रहे हैं। दोस्तों, ईरान और इराक के मजहबी रिश्तों को अगर इस रिश्ते की रूह कहा जाए तो उनकी सिक्योरिटी और पॉलिटिकल जुड़ाव उसकी रीढ़ है। पिछले 10 सालों में अगर देखें तो दोनों मुल्कों के बीच ऐसे मिलिट्री और पॉलिटिकल नेटवर्क बने हैं जिनसे इराक की हार्ड पावर अब ईरान की स्ट्रेटजी के साथ गहराई से जुड़ गई है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी कि PMF, जिसे अरबी में अल-हश्द अल-शाबी कहा जाता है। ये इराकी मिलिशियाओं का वो ग्रुप है जिसे ईरान ने सीधा सपोर्ट दिया और ये अब ऑफिशियली इराक की फौज का हिस्सा बन चुका है। इसकी कहानी बताती है कि ईरान का असर कैसे एक पड़ोसी से बढ़कर अब एक पार्टनरशिप में बदल गया है। आज ईरान सपोर्टेड मिलिशिया एक साथ 2 रोल निभा रहे हैं। एक तरफ वो इराक की हुकूमत के सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा हैं और दूसरी तरफ ईरान के मकसद के लिए काम करते हैं। ये डुअल कमांड सिस्टम दोनों देशों को सबसे मजबूती से जोड़ने वाला चुंबक बन गया है। अब जरा बात कर लेते हैं इस PMF की। दोस्तों, PMF की बुनियाद 2014 में तब पड़ी जब ISIS ने मोसुल पर कब्जा कर लिया था। इराक के ग्रैंड आयतुल्ला अली अल सिस्तानी ने देश की हिफाजत के लिए लोगों से लड़ाई में उतरने की अपील की। हजारों शिया मिलिशिया गुटों ने इस बुलावे पर हथियार उठाए। इनमें कई ऐसे थे जिन्हें ईरान ने पहले से तैयार किया था, जैसे बद्र ऑर्गेनाइजेशन जो 1980 के दशक में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ही बनाई थी, और कताइब हिजबुल्लाह और असाइब अल हक जो अमेरिकी कब्जे के दौरान में ईरान को सपोर्ट करने वाले गुट थे। जब ISIS ने हमला किया तो यही फोर्सेस मैदान में सबसे आगे निकली। इराक ने उनके असर और कामयाबी को देखते हुए उन्हें सरकार में शामिल करने का फैसला किया। 26 नवंबर 2016 को इराकी पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसने PMF को देश की सिक्योरिटी फोर्स का ऑफिशियल हिस्सा बना दिया। इस कानून के तहत PMF के फाइटर्स को सरकारी सैलरी और बेनिफिट्स मिलने लगे और उन्हें प्रधानमंत्री की कमांड में रखा गया। साल 2016 तक PMF के पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके थे और इनमें से आधे से ज्यादा ईरान सपोर्टर्स थे। उन्होंने इराकी यूनिफॉर्म तो पहन ली मगर वफादारी ईरान के साथ ही रही। इराकी हुकूमत उनको सैलरी देती रही लेकिन उनकी असल कमांड ईरान के पास रही। नतीजा ये हुआ कि इराक की सरकारी आर्मी और पुलिस के साथ मिलकर PMF काम करने लगा। इनके पास भी वही पावर आ गई जो सरकारी लोगों के पास थी। ईरान को इसका जबरदस्त फायदा मिला है। 2016 के बाद से PMF के टॉप कमांडर सीधे इराकी PM को रिपोर्ट करने लगे और ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से भी जुड़े रहे। ईरान ने अबू मेहदी अल मुहंदिस जैसे अफसरों को मजबूत बनाया जो एक साथ इराकी ऑफिसर भी थे
और ईरान के लिए भी काम कर रहे थे। जब अमेरिका ने जनवरी 2020 में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहंदी दोनों को ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया तो पीएमएफ गुटों ने इराकी पार्लियामेंट में अमेरिकी फौजों को देश से निकालने का प्रपोजल पास करवाया। हालांकि इससे कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन इससे ये जरूर दिखा कि ईरान की पकड़ इराक के संसद तक है, पार्लियामेंट तक है। अब 2023 से 2025 के बीच ईरान को सपोर्ट करने वाले गुटों ने बगदाद की पॉलिसी पर और मजबूत पकड़ बना ली है। पीएमएफ के गुट और उनसे जुड़ी दूसरी सियासी पार्टीज अब कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क नाम के अलायंस में साथ आ गई हैं और सरकार पर उनका दबदबा है। इनकी मांग है कि अमेरिकी फौजें इराक से निकल जाएं और ईरान के साथ मिलकर रेजिस्टेंस एक्सिस को मजबूत किया जाए। कताइब हिजबुल्लाह और असाइब अहल अल हक जैसे गुट खुले तौर पर कहते हैं कि उनका मिशन अमेरिकी फोर्सेस को निकालना है। 2023 के आखिर में जब गजा में जंग बढ़ी तो इन गुटों ने ईरान की लाइन पर चलते हुए इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर करीब 160 हमले किए। बगदाद की अमेरिकी एम्बेसी और एरबिल के बेस भी टारगेट हुए। यहाँ तक कि कताइब हिजबुल्लाह ने जॉर्डन में भी हमला करने की कोशिश की, जो पहली बार था जब किसी इराकी मिलिशिया ने अपनी कार्रवाई सरहद के पार बढ़ाई। फिर भी ईरान के कंट्रोल में यह गुट पूरी तरह बेलगाम नहीं है। जब 2023 के आखिर में ईरान और इजरायल के बीच सीधा तनाव बढ़ा तो ईरान ने अपने इराकी साथियों को कुछ समय के लिए शांत रहने का ऑर्डर दिया। इससे यह साबित हुआ कि पीएमएफ के बड़े गुट ईरान के इशारे पर एक्शन लेते हैं और रुकते भी हैं। 2024 की शुरुआत में जब अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल बातचीत चली तो पीएमएफ ने हमले बंद कर दिए। ये सब दिखाता है कि इराक के सिक्योरिटी सिस्टम का बड़ा हिस्सा ईरान की स्ट्रेटजी के साथ सिंक्रोनाइज है। एक बात और कि पीएमएफ का असर बतौर फौज ही नहीं है बल्कि पॉलिटिकल लेवल पर भी बहुत है। उनके कमांडर और कई नेता अब इराक की सरकार में अहम पोस्ट्स पर हैं। इराक के सिक्योरिटी एडवाइजर कासिम अल अराजी खुद बद्र ब्रिगेड से रहे हैं और ईरान से नजदीकी रखते हैं। पीएम मोहम्मद शिया अल सुदानी की हुकूमत भी ईरान के सपोर्ट से बनी है। उनकी सरकार ने अमेरिका से सैनिक वापसी की मांग तेज की, ईरान के साथ कारोबार बढ़ाया और बॉर्डर पर मौजूद ईरानी कुर्द रेबल्स को हटाने के लिए ईरान के साथ डील की। ये सब दिखाता है कि इराकी पॉलिसीज में ईरान हर जगह मजबूती से शामिल है और ऐसा लगता है जैसे इराक दोस्ती को खत्म करने के बजाय इसे और बढ़ाना चाहता है। तभी तो 2025 में पार्लियामेंट में एक नया पीएमएफ सर्विस लॉ पेश हुआ जो 2016 के पुराने कानून को बदलने के लिए है। इस बिल का मकसद है कि पीएमएफ के लड़ाकों को परमानेंट नौकरी, रैंक और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिले ताकि वो पक्के तौर पर सरकारी हो जाएं। हालांकि अमेरिका ने इस बिल पर वार्निंग दी कि इससे इराक के अंदर ईरानी असर बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन इराक ने इसे अनसुना कर दिया है। और सिर्फ कानून नहीं, दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी अब बहुत गहरा है। दोनों देशों की फौजें बॉर्डर सिक्योरिटी, आईएसआईएस के खिलाफ एक्शन और इंटेलिजेंस शेयरिंग में मिलकर काम कर रही हैं। 2025 में दोनों देशों के सिक्योरिटी चीफ ने मिलकर बॉर्डर प्रोटेक्शन का एक जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया जिसमें इराक ने ईरान के साथ मिलकर दहशतगर्दी की रोकथाम का वादा किया। जब भी ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ती है, ईरान अपने इराकी दोस्तों के जरिए यह तय करता है कि कौन सा गुट हमला करेगा और कौन रुकेगा। इराक के पीएम अल सुदानी अब इस बैलेंस को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो पब्लिकली ईरानी सपोर्टर गुटों की मांगों को मानते हुए अमेरिकी सैनिकों की वापसी की बात करते हैं और अमेरिका को भी भरोसा देते हैं कि उनके ठिकानों पर हमले नहीं होने दिए जाएंगे। यानी इराक अब अमेरिका और ईरान के बीच पुल की तरह काम कर रहा है। ईरानी अफसर अब खुलेआम इराक को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा कहते हैं, जिसमें सीरिया और लेबनान का हिजबुल्लाह भी शामिल है। अगर कभी फ्यूचर में ईरान और इराक एक होने की ओर बढ़ते हैं तो ये सिक्योरिटी नेटवर्क उसकी बुनियाद बनेगा। दोनों पहले ही एक जैसे जंग लड़ते हैं, उनके कमांड स्ट्रक्चर कई जगह आपस में जुड़े हुए हैं, अब बस उन्हें ऑफिशियल करने की देर है। नया पीएमएफ लॉ एंड ज्वाइंट बॉर्डर कमेटियां उसी दिशा में उठाए गए कदम लगते हैं मुझे। तीसरी वजह है बिजली और गैस। बिजली और गैस किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी को चलाने के लिए जरूरी है, क्योंकि तेल में कमाई होने के बावजूद इराक बरसों से इतनी बिजली नहीं बना पाया कि अपनी आबादी की ज़रूरतें वो पूरी कर सके। जंग की मार ने उसे बाहर से बिजली खरीदने पर मजबूर कर दिया और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आगे आया है ईरान। साल 2023 तक की बात करें तो 47% ईरानी नेचुरल गैस से इराकी घरों में चूल्हा जलता है, मतलब आधे के आसपास। और इसी गैस से इराक लगभग 29% बिजली पैदा करता है अपने देश में। यही नहीं, इसके अलावा ईरान सीधे अपने ग्रिड से भी इराक को बिजली देता है, खासकर बॉर्डर वाले इलाकों में। सीधी सी बात यह है कि इराक के हर 3 में से 1 घर ईरानी बिजली से रोशन हो रहा है, और खासकर ऐसे इराक में बिजली पहुंच रही है जहां टेम्परेचर 55 से 60 के आसपास आसानी से पहुंच जाता है, और एसी के बिना ज़िंदगी वहाँ की नामुमकिन सी है। और अगर गलती से भी ईरान से गैस सप्लाई में कमी आई
तो इराकी पब्लिक को तुरंत ईरान की ज़रूरत महसूस होने लग जाती है। 2024 की गर्मियों में यही हुआ। जब ईरान से गैस कम आई तो इराक के एनर्जी जनरेशन करीब 3000 मेगावाट तक कम हो गए और लाखों लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हो गए। इराक के मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि ईरानी गैस के बिना वो बिजली की मांग को पूरा कर ही नहीं सकते हैं। हर गर्मी से पहले दोनों मुल्कों के बीच हाई लेवल मीटिंग होती है कि हीट वेव के दौरान ईरान गैस या बिजली ज्यादा कैसे देगा, और ये बातचीत दो अलग देशों के बीच कम, एक ही मुल्क के दो स्टेट्स जैसे ज्यादा लगती हैं जहां लोड शेयरिंग पर डील हो रही होती है। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि ईरान को इससे फायदा नहीं होता है। गैस और बिजली के लिए वो दाम लेता है जिससे अमेरिकी बैन के बावजूद उसकी इकॉनमी को इराक जैसा बाजार मिल जाता है। पिछले साल मार्च 2020 में दोनों ने 5 साल की गैस सप्लाई डील बढ़ाई जिसमें ईरान ने रोजाना 50 मिलियन क्यूबिक मीटर तक गैस देने का वादा किया। इसमें प्राइसिंग, पेमेंट और रिलायबिलिटी जैसे पेचीदा मसले दोनों मिलकर सुलझाते हैं। एनर्जी के अलावा दूसरे ट्रेड और कनेक्टिविटी भी दोनों के बीच रिकॉर्ड लेवल पर है। ज्यादातर साल ईरान इराक का नंबर 1 या नंबर 2 का ट्रेड पार्टनर रहता है। 2024 में उथल पुथल के बावजूद दोनों के बीच $12.5 बिलियन का ट्रेड हुआ। इसमें ईरान से खाने पीने का सामान, घरेलू सामान, कारें और कंस्ट्रक्शन मटेरियल इराक आते हैं, जबकि इराक से सल्फर, स्क्रैप या कुछ खेती के सामान ईरान जाते हैं। बगदाद की मंडियों में ईरानी सामान आराम से मिल जाते हैं। 2025 के आखिर में ईरान के एम्बेसी के बयानों में 20 से 30 बिलियन डॉलर के ट्रेड का टारगेट भी रखा गया है। शलमचा बसरा रेलवे, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, भी इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर है। इसके चालू होने पर ईरान और उसके जरिए सेंट्रल एशिया का माल रेल से सीधे इराक और गल्फ तक पहुंचेगा और वहां से आएगा भी। इससे कार्गो का खर्च 20% तक घटने का अनुमान है। आगे चलकर इसे सीरिया तक बढ़ाने की बात हो रही है ताकि एक ऐसा रेल कॉरिडोर बने जिसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की अपनी इकोनॉमिक लाइफलाइन हो सके। अभी भी हाईवे पर ईरानी ट्रकों की लंबी कतारें इराक में दाखिल होती दिखती हैं। मतलब साफ है कि भले ही अभी ईरान और इराक ऑफिशियली एक नहीं हुए, लेकिन दोनों देशों को ईरान ही चला रहा है और इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आगे चलकर अमेरिका की पकड़ अगर और ढीली होती है तो दोनों मुल्क एक हो सकते हैं। इसमें बस एक रुकावट है और वो है अरबी पहचान की। दरअसल इराकी अपने को असली अरब कहते हैं और ईरानी पर्शियन है। ऐसे में इराकी ईरानी दोस्त तो हो सकते हैं, लेकिन दबदबा कभी भी ईरान का नहीं मानेंगे इराक वाले। इसके अलावा कुर्दिस्तान का मसला भी है। कभी ईरान ने कुर्दिश लड़ाकों को सपोर्ट दिया था, फिर हाथ खींच लिए थे, तो ऐसे में उनको मैनेज करना भी कम मशक्कत का काम नहीं है। मतलब भले ही दोनों मुल्क एक ना हो, लेकिन ये तो साफ है कि डी फैक्टो कन्फेडरेशन की राह खुली है जहां ईरान और इराक का दफ्तर एक होगा, भले ही झंडे अलग अलग रहेंगे। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ईरान इराक कभी एक हो सकते हैं, और अगर एक हो गए तो फिर मिडिल ईस्ट में ईरान के टक्कर का कोई होगा नहीं। क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या फिर सुपर थैंक्स भेज दीजिए। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।